बैठ जाइए। चलिए भैया चालू करते हैं आज हमारे बायोलॉजी में। क्या पढ़ना बायोलॉजी में आज बताइए। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम। चलिए भैया, रिप्रोडक्शन सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम का आज हमारा पहला क्लास है ना। प्रजनन तंत्र का पहला क्लास है, तो इसलिए पहले हम उसके एक बेसिक समझ ऊपर ऊपर हम समझ लेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके पश्चात हमें अंदर जाके डिटेल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक होगी बात। पहले चेक करते हैं भैया कि आपको अभी तक रिप्रोडक्शन के बारे में कितना नॉलेज है, ताकि आप लोग बता पाएंगे कि भैया कितना आपको ज्ञान है, कितना आपको नॉलेज है। पहले वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए, चलिए बताइए। प्रजनन तंत्र जब हम पढ़ते हैं, प्रजनन तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, एकदम बेसिक सा प्रश्न पूछूंगा, कोशिश कीजिएगा देने का। सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं बताइए, क्या पढ़ते हैं। चलो आप लोग बताना। हाँ सर, क्या हम पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। क्या हम मादा प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं? बोलो जोर से। पढ़ते हैं। तो हो गया कंप्लीट ना ये। तो क्या भैया हमको रिप्रोडक्शन सिस्टम में पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र, इसके अलावा कुछ और पढ़ना है क्या हमको? क्या है? आप बताएंगे सर। हमको प्रजनन तंत्र क्या पढ़ना है? पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। इतने में कंप्लीट हो गया हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम ना। और कुछ पढ़ते हैं क्या रिप्रोडक्शन में? कितना ही पढ़ते हैं हम लोग बताइए। इतना हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसी से तो रिप्रोडक्शन हो रहा है धरती में, है ना। यस, सरासर गलत है, यही तो उत्तर। हमको रिप्रोडक्शन या प्रजनन तंत्र का मतलब हमको लगता है केवल पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र का। पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ लिए, मतलब स्पर्म का निर्माण करना। मादा प्रजनन तंत्र कर लिए, आपका ओव्यूलेशन, ओवरी का ओवम का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना। तो हमको लगता है शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, दोनों मिल गया, मिलके फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट से बेबी बन गया, हो गया जन्म। मगर इस धरती में, इस पृथ्वी में क्या केवल मेल एंड फीमेल, क्या केवल यही दोनों बच्चे जन्म देते हैं? हाँ, इनके अलावा कोई और भी है जो जन्म देता है? कौन है जो जन्म देता है बताओ तो। हाँ हाँ, तो जानवर में भी तो मेल फीमेल होगा ना। जानवर में शेर शेरनी, हाथी हथनी, तो ये तो मेल फीमेल ही तो है। मैं मैन और वुमेन थोड़ी बोला मैं, मेल और फीमेल बोला मैंने, है ना। मेल और फीमेल ही तो जन्म देते हैं इस धरती में। तो अभी तो आप बताए सर कि अगर केवल मेल का प्रजनन तंत्र पढ़ना होता, फीमेल का प्रजनन तंत्र पढ़ना होता, तो हमारा प्रजनन तंत्र कंप्लीट हो जाता। मगर आप बोले नहीं, ये तो गलत बात है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब जब आप केवल और केवल मेल प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं, फीमेल प्रजनन तंत्र पढ़ते हैं, तब आप केवल और केवल पढ़ते हैं लैंगिक जनन। क्या पढ़ते हैं? लैंगिक जनन। क्या पढ़ते हैं? लैंगिक जनन। बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात ना। तो क्या इस धरती में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? आंसर है नहीं। तो फिर अब कौन सा रिप्रोडक्शन बच गया सर? हाँ, ए सेक्सुअल। तो उसमें किसको पढ़ेंगे? यस, बैक्टीरिया और, हाँ, वो तो एक ही हिस्सा है उसका, ही बता दे रहा हूं मैं। उसमें बहुकोषी भी आते हैं, इसका मतलब प्लांट से भी आगे है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो हिस्से होते हैं। अब इसको मैं सुधार रहा हूँ, सुधार कर इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए क्योंकि मार्केट में जो अफवाह चल रहा है, जितना हमको नॉलेज है वो गलत नॉलेज, इसलिए भाई ध्यान रखिएगा कि मार्केट भैया, रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा होता है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए जरूरी है पढ़ना। या अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसका मतलब
यहाँ पे जनन करने के लिए, जन्म दे प्रोडक्शन करने के लिए, जन्म देने के लिए आपको लैंगिक की जरूरत पड़ेगी, इन द सेंस आपको मेल लिंग की और फीमेल लिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्पर्म की जरूरत पड़ेगी एंड आपको ओवम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिखा ही है लैंगिक जनन, लिंग पे आधारित जनन, मगर यहाँ लिख दिया है अलैंगिक जनन, बिना लिंग के जनन, बिना सेक्स के जनन, बिना उसके रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यहाँ पर ना ही भैया कोई स्पर्म जैसी शब्द आपको देखने मिलेगी और ना ही कोई आपको यहाँ पर ओवम जैसी संरचना देखने मिलेगी। स्पर्म बोलते शुक्राणु ना देखने मिलेगा यहाँ पर, ना तो यहाँ आपको शुक्राणु देखने मिलेगा, ना ओवम बोले तो अंडाणु देखने मिलेगा, वो केवल यहीं पे देखने मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2 हिस्से में। क्या है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुई बात? जहां दो पार्टनर की जरूरत पड़े, मेल एंड फीमेल, 2 गैमेट्स की जरूरत पड़े, स्पर्म और ओवम को गैमेट्स बोलते हैं, युग्मनज हिंदी में युग्मनज या गैमेट्स। तो जहां 2 गैमेट्स की जरूरत पड़े, 2 आपके पार्टनर की जरूरत पड़े, वो कौन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां किसी भैया पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ रही है, जहां भैया कोई आपका युग्मनज नहीं है, कोई गैमेट्स नहीं है, वो कौन है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ रिप्रोडक्शन कैसे होता है सर? यहाँ तो बता दिया सर कि सर देखिए आपका स्पर्म है और सर आपका एग है, स्पर्म जब एग से मिल जाएगा सर यहाँ से उससे भैया आपका जायगोट बनेगा, जायगोट से बेबी बन गया। इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से एक छोटे से कहानी समझाता हूँ। मान लीजिए मैं रक्त बीज हूँ। कौन है? रक्त बीज। रक्त बीज के बारे में जानते हैं आप सब? कौन है रक्त बीज बताइए तो? हाँ, राक्षस था ना एक। राक्षस कैसा था वो? उसको कोई मेल फीमेल नहीं चाहिए था, वो अकेले था, ऐसे काटता था जहां खून छिटकता था नया रक्त बीज। बस वैसे मैंने खुद को काट के, खुद को टुकड़ा करके, खुद को बांट के नए नए अपने वही बनाते जा रहा है, संख्या बढ़ाते जा रहा है। यस, वैसे ही धरती में बेटा बहुत सारे ऐसे आपके यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो जिसको केवल यूनि लगता था उसको मल्टी सेलुलर भी होता है, ऐसे जीव होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, जीव भी होते हैं, केवल पेड़ पौधे नहीं, ऐसे जीव होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अकेले ही नए बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम होते हैं। सुनना की बात? जैसे कौन सर? बचपन में आप पढ़े होंगे, अमीबा पढ़े हो? अमीबा, अमीबा को भैया कोई दूसरी अमीबा या अमीबी नहीं चाहिए, वो अकेले ही अमीबा अमीबा करते रहता है। अमीबा अमीबा क्या बोलता है? अमीबा बोलता है, और ये केवल एक हिस्सा अमीबा। अमीबा का भी यहाँ न्यूक्लियस है, अमीबा भी अकेले ही पड़े रहेगा। बोले चलो अब जनसंख्या बढ़ाने का समय आ रहा है, तो पहले अपने इसी अंदर में वो न्यूक्लियस बना लेगा 2 ठो। न्यूक्लियस बनाने के तीसरे हिस्से में यहाँ से एक हिस्सा बना लेगा, यहाँ से एक हिस्सा बना लेगा, और फिर इससे एक अलग अमीबा बना लेगा, इससे एक अलग अमीबा बना लेगा। तो क्या इसको किसी पार्टनर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो क्या है कोई गैमेट आया क्या? नहीं। क्या इसका कोई पार्टनर था क्या, मेल फीमेल? नहीं। क्या है कोई युग्मनज था क्या, शुक्राणु अंडाणु? नहीं। फिर भी 1 से 2 हुए कि नहीं हुए? यस। इसका मतलब क्या है? अलैंगिक जनन। ये तो एक हिस्सा, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। जब एक ही अकेला 2 हिस्से में जाए तो बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन द्विविखंडन विधि में आता है। अब आप देखोगे हैरान हो जाओगे, अरे सर इसके अंदर 6 प्रकार के जनन आते हैं बेटा। कितने प्रकार प्रजनन आता है? 6 प्रकार का प्रजनन इसके अंदर आता है। और आपको एक और खुशखबरी बता दूं, इससे आपके व्यापम में एग्जाम आता ही नहीं, जिसको बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ के जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, अलैंगिक जनन से आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। और हमको इसी बारे में नहीं पता होता कैसे कोई रिप्रोडक्शन भी है, हमको यही नहीं पता होता है आज तक। सुनवा की बात ना? इसका मतलब अभी तक हम लोग अंधकार में चलते जा रहे हैं। और वास्तु ज्ञान की ओर जाइए और अब कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे एक और होता है भैया आपका, एक ऐसा प्यारा सा रहेगा सर, देखेंगे इसको हम बोलते हैं प्यार से हरा कलर का रहता है ये, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रा। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रा बोलते हैं इसको। तो हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है ऐसे पूछ लेगा, ठीक है? या किस प्रजनन के अंदर हाइड्रा आता है? तो हाइड्रा क्या करता है पता है? जन्म देने के लिए अपने जैसे बच्चे को धीरे से यहाँ से एक ठो ऐसा से छोटा सा बना देगा, इसी को बड़ा कर देगा, इसी को और बड़ा कर देगा, इसी को और बड़ा कर देगा, अपने ऐसे बना दिया, और इसको काट के यहाँ से अलग गिरा देगा यहाँ पर, और फिर खड़ा होकर इसके बगल में एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं बडिंग। एक बर्ड निकालना अपना छोटे में से बर्ड, कली जैसा, तो इसको बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बडिंग। या हिंदी बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। तो मुकुलन विधि से कौन जनन करता है? हाइड्रा। कौन करता है? हाइड्रा। यस, ऐसा पूछ सकता है।
ये हाइड्रा किस विधि से करता है? तो मुकुलन विधि से। अमीबा किससे करता है? आपका भैया बाइनरी फिजन से। किसे करता है? बाइनरी फिजन से। बोले तो द्विविखंडन विधि से। अमीबा इसी से करता है, बाइनरी फिजन से। पेरमिसियम इसी से करता है। बैक्टीरिया इसी से करता है। तो बैक्टीरिया भी तो इस दुनिया में बढ़ रहा है ना, अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है ना। तो किससे जनसंख्या बढ़ा रहा है? बाइनरी फिजन से। किससे जनसंख्या बढ़ा रहा है? बाइनरी फिजन से। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिंपल सिंपल। बताइए अमीबा किस विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन, बर्डिंग, मुकुलन, ऐसे करके 4 आपको ऑप्शन अलग अलग लिख करके दे देगा। जो उसके 6 प्रकार है ना, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब जो आपको मैं पढ़ाऊंगा अब अलैंगिक जनन, तो आपको जो इसके 6 प्रकार होंगे और उन 6 प्रकार के अंदर जो उसके एग्जाम्पल होंगे कि कौन कौन इस क्राइटेरिया में प्रजनन करते हैं या इस विधि से जनन करते हैं, उसको याद रखना है अच्छे से। और कोई रॉकेट साइंस नहीं। बर्डिंग में हाइड्रा करता है तो हाइड्रा याद रख लो, बर्डिंग के साथ जोड़ करके। क्लियर हो गई बात ना? बस एग्जाम वही क्वेश्चन आएगा, फटाक से टिक करोगे, आगे निकल जाओगे। बाकी यही खोजते रह जाएंगे कि मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ के गए और भैया आया नहीं क्वेश्चन। तो आज तक क्वेश्चन नहीं आता है इससे, इसी हिस्से से आता है। हालांकि मैं आपको दोनों ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक हो गई बात ना? चलिए, तो ये तो गया इसका हिस्सा। तो चलते हैं भैया अब हमारे कंटेंट के, जो आपको समझ हो गया कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। आइए। प्रतीक सर, बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत वृहद चैप्टर है। तब क्लियर हो गया? पहले कॉन्सेप्ट बन गया, बेस बन गया ना एक। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला क्या है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, गैमेट्स की आवश्यकता नहीं है, युग्मज नहीं चाहिए। सेक्सुअल में पार्टनर की आवश्यकता है, युग्मज चाहिए। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए अब हम चालू करते हैं हमारा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? अरे बोलो तो, काहे सोए हुए हो सब? बोलो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखिए, इसीलिए भैया जब इसका पहला ही पेज बनाया गया है तो बहुत ध्यान से बनाया गया है, ताकि अब देख सके। हमको केवल ये वाला जनरल लगता है, जैसे बच्चा बन रहा है, शेर बन रहा है, भालू बन रहा है, हाथी बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, ऊंट बन रहा है, कीड़ा बन रहा है, मकोड़ा बन रहा है, ये जनरल नहीं। बगल में दिया है हाइड्रा। हाइड्रा है हरा वाला, इसको देखिए बगल में निकाल अपने, ऐसा एक और इसी को निकाले, वो फट से गिरा देगा। हो गया, एक नया बन गया, एक नया जन्म हो गया। यस। अब रिप्रोडक्शन या जनन या प्रजनन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बताइए आप। तो भयानक परिकल्पना की इसके, देखिए आप, भयानक परिकल्पना क्या है? मान लीजिए आज ही से इस धरती में बोल दिया गया सभी इंसानों के बच्चा पैदा करने की क्षमता को खत्म कर दिया गया। इंसानों का बस बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब इंसान में भैया ना मेल या फीमेल कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो हर आदमी की उम्र कितना हो दुनिया में? 70 साल, 80 साल, 90 साल, जा 100 साल। अब तो है नहीं 100 साल मान लो। तो क्या 70-80 साल बाद पूरी पूरी मानव जाति विलुप्त हो जाएगी? समझ में आ गया बात ना? इसका मतलब क्या मानव जाति को अस्तित्व रह जाएगा धरती पे? नहीं। इसका मतलब आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, आप विलुप्त हो जाएंगे, इस दुनिया से आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन खत्म हो गया तो। इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी इंसानियत को बनाए रखने के लिए, अपना भैया मानव जीवन बनाए रखने के लिए आपको रिप्रोडक्शन करना अनिवार्य है, सिर्फ अपना कुल बढ़ाने के लिए नहीं। जब आपको इसी विचार से अगर आप पढ़ेंगे कभी टॉपिक और सीखेंगे टॉपिक और आगे समझेंगे टॉपिक, तो आप समझेंगे कि मैं अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता हूँ, मानव सभ्यता को बचाए रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं भैया जनन, इस धरती पे एक नए जन्म जीवन को जन्म दे रहा हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, वो इस धरती में मानव सभ्यता को बचा के रखने के लिए काबिल है। इसीलिए जब आप ये समझ जाएंगे तो आप कभी भी लड़की पैदा हो रही तो दुख नहीं मनाएंगे, लड़का पैदा हो रहा तो खुशी मनाने में खुशी नहीं रहेगा आपको। क्योंकि आपके अंदर ये भावना नहीं रहेगी कि मेरा कुल बढ़ाने वाला लड़का आ गया, या मेरे शादी में दहेज दूंगा तो लड़की आ गई। इस मानसिकता से आप ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि भैया लड़की ही है जब एक नए संतति को जन्म देती है। तो अगर लड़की पैदा हो रही है तो आपको और खुश होना चाहिए कि मानव सभ्यता में और एक क्रम बढ़ाने के लिए एक मैंने आधार दे दिया है, क्योंकि आधार कौन है इस प्रजनन तंत्र का? मादा। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसीलिए भैया जब आप मानव सभ्यता के विकास के लिए मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूँ, इस धरती में अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन में कर रहा हूँ, जब आप ये समझ जाएंगे तो आप इस जो छोटी संकुचित सोच है ना, कि भाई लड़की पैदा हो रही तो गले दबा करके मार दिया जा रहा है, गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, गर्भपात करा दिया जा रहा है, इन सभी क्राइम की विचारधारा से आप ऊपर उठ गए रहेंगे। आप कभी भी घर में बेटी पैदा होगी तो आप दुख नहीं मनाएंगे, क्योंकि आपको पता कि इसको उद्देश्य बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और ये बहुत अपने आप को लकी समझिए कि आज के कलयुग में अगर आपको औलाद हो गया तो और अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि मानव का बच्चा पैदा करने का क्षमता धीरे धीरे गिरते जा रहा है।
इसलिए केवल डॉक्टर ही नहीं कहते, सब के सब बोलते हैं जैसी भैया शादी हुई, विवाह हुई, जल्दी जल्दी पढ़िए, सोना मोना जादू टोना का प्यार इस मोहब्बत त्याग दीजिए, पहले पढ़ लीजिए, कुछ बन जाइए, जल्दी से शादी करके जल्दी से एक बच्चा ले लीजिए। अब शादी की हूं तो 1-2 साल एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐस करेंगे, और क्या उसके बाद बच्चा लेंगे, अगर ये सोच रहे हैं तो उसके बाद बच्चा होगा ही नहीं, फिर मेडिकल का बस चक्कर लगाते रह जाएंगे। इसलिए तो इतना सारा आईवीएफ सेंटर खुल रहा है। इसका मतलब हमारा जो पूरा दिनचर्या चल रहा है, इतना कठिन बेरोजगारी का, ये हर तरीके से पूरा मानव सभ्यता का विनाश कर रहा है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कम उम्र में जितना ज्यादा हो सके मेहनत कर दीजिए, मेहनत करके जल्द से जल्द सेटल होइए, नौकरी लीजिए, और फिर शादी करके भैया एक नए जीवन को इस धरती में लाइए। फिर अपने जीवन जो स्ट्रगल करना, मेहनत करना, बेबी प्लानिंग करना, घूमना फिरना है, उसके साथ आप कीजिए। समझ में आ गई बात ना? और जब भी आपका विवाह संपन्न हो तो प्रैक्टिकल सलाह है, तुरंत बेबी आप लोग ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आप में से आधे लोगों को बता दे रहा हूँ। अब आप जब भी आपकी शादी होगी, आप शादी के बाद तुरंत भी बेबी लेना चाहोगे, तब भी आपको दिक्कत आएगी। आज लिख के मैं दे रहा हूँ, बल्कि सबको अपने आप को स्वस्थ समझते होंगे, मगर फिर भी दिक्कत आएगी। आज मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए। सुन में आ गई बात ना? क्योंकि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हमको पता है इस चीज के बारे में। सुन में आ रहा है बात ना? इसीलिए भैया ध्यान रखेंगे, आप लोग इस बात को चेत करके रहिएगा, और इस सोच से ऊपर उठ जाइए कि लड़का का जन्म हो कि लड़की का जन्म। मानव सभ्यता के लिए आपने एक नए संतति को जन्म दिया है, इस धरती में अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक नए संतति को जन्म दिया है। और अगर मादा जन्म लड़की जन्म लेती तो और खुशी की बात है, क्योंकि भाई वो एक और नई पीढ़ी को और एक और नए परिवार को जन्म देगी। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी अच्छे विचार के साथ हम चालू करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम या जनन सिस्टम। तो भाई इसका महत्व मैंने पहले बता दिया। जनन के 2 उद्देश्य होते हैं। तो जनन का उद्देश्य ही क्या है? तो एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण करना, क्यों है? दूसरा जाति का श्रृंखला बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपके दिख रहा है अलग अलग जातियां दिख रहा है ना, और भाई अगर आप प्रजनन नहीं होगा तो एक पूरी पूरी जाति विलुप्त हो सकती है। ठीक, तो एक तो अपनी खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, खुद का वंश कुल वगैरह ये सब बचा के रखते हैं, और दूसरा आप क्या रखते हैं? पूरी एक जाति बचा के रखते हैं, मानव जाति बचा के रखते हैं। तो एक तो आप खुद का अस्तित्व रखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा कुल, मेरा वंश। एक तो व्यक्तिगत विशेष है, व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष है, और दूसरा क्या है? जाति विशेष। तो 2 उद्देश्य हैं जनन के लिए, क्या क्या? व्यक्ति और जाति, दोनों का संरक्षण करना। क्लियर हो गई बात ना? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, तो रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कितने प्रकार होते हैं? 2। एक क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक रिप्रोडक्शन। क्या यहाँ 2 पार्टनर दिख रहे हैं आपको? यस। और क्या यहाँ पे अलैंगिक या असेक्सुअल 2 पार्टनर दिख रहे हैं क्या? नहीं, वो एक ही देखिए टूट करके क्या 2 हिस्से में बट रहे हैं। यस, वही दिखा रहा हूँ। वो एक ही है जो टूट करके 2 हिस्से में बन रहा है, फिर जब टूट के आधा बनेगा, आधा फिर पूरा हो जाएगा, इधर वाला आधा फिर पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है? अकेले काफी है। इसलिए हाँ भैया अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल, क्योंकि और कोई इसको पार्टनर नहीं चाहिए, कोई युग्मनज नहीं चाहिए। तो भैया आपको बताइए प्रजनन के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। क्लियर हो गई ये बात? यस। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे, वो कौन है आपका? असेक्सुअल, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है। उससे लास्ट में पढ़ेंगे फिर क्या? लैंगिक जनन या सेक्सुअल, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आइए तो पहले अंतर समझ लेते हैं दोनों में, क्योंकि इन अंतरों से आपसे प्रश्न पूछेगा, और जब इसको प्रैक्टिकली महसूस नहीं करेंगे, महसूस कीजिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा एक भी लाइन। ठीक होगी बात ना? आप कॉमन सेंस आंसर दीजिएगा। अलैंगिक जनन समझ गए किस टाइप का हो रहा है इसमें रिप्रोडक्शन, अलैंगिक भी आप समझ गए, तो आप खुद बताइएगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, सही कि गलत? सही। जबकि भैया लैंगिक में क्या होता है? 2 जनक, नर और मादा शामिल होते हैं, सही कि गलत? सही। तो क्या आपको विशेषता पता है ना? फिर आइए, इस प्रक्रिया अलैंगिक जनन में कम समय लगता है और कम ऊर्जा लगती है। अब क्यों लगता है कम समय कम ऊर्जा? इस कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। सीधी सी बात है, मैं अपने आप का ही 2 टुकड़ा कर रहा हूं, है ना? तो भैया अपने आप का 2 टुकड़ा करता आपको कम समय लगेगा, है कि नहीं है? अब भैया आप पूरा पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी लेंगे, फिर शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, फिर बच्चा पैदा करेंगे, कितना लंबा समय लग रहा है? ये कॉमन सेंस की बात लग रहा है ना? मगर आपको खुद ही बच्चा पैदा करना था तो ऐसा फाड़ के 2 टुकड़े में निकाल दिए। तो कम समय किसमें लगेगा? अलैंगिक में कि लैंगिक में? अलैंगिक में लगेगा। और जिसमें कम समय लग रहा है, अब बताइए यहाँ 2-2 पार्टनर के शरीर का एनर्जी यूज हो रहा है, तो यहाँ ज्यादा ऊर्जा लग रहा है नहीं लग रहा है? यस। और वहां अकेले की शरीर से, इसलिए भी क्या है यहाँ पर कम ऊर्जा लग रहा है। एक से यहाँ पे एक शरीर का ऊर्जा है या 2 शरीर का ऊर्जा है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ कम समय लगेगा और कम ऊर्जा लगेगा, जबकि यहाँ क्या होगा? अधिक समय लगेगा और अधिक ऊर्जा लगेगी। सिंगल सी बात है, आपके अकेले शरीर को जिंदा रखना है, अकेले शरीर का पोषण करना है, तो आप 1 रोटी खा के जिंदा हो, और 2 लोग हैं तो 2 रोटी चाहिए। तो एक आदमी हो तो 1 ही रोटी, 1 ही ऊर्जा में काम चल जा रहा है, या 2 लोग हैं तो 2 रोटी 2 ऊर्जा में। समझ में आ गई बात ना? यस। तो किसमें कम समय और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बोलना है प्रॉपर, जल्दी जल्दी बोलो। किसमें लगती है? किसमें अधिक समय अधिक ऊर्जा लगती है? सबके सब बोलना, नहीं तो अगली बार बाहर निकाल देंगे तुरंत, अगली बार बोलना नहीं पड़ेगा। जनसंख्या तेजी से किसमें बढ़ेगी? भाई जिसको समय नहीं लगना है, फटाफट फटाफट अलग करके बना देगा, तो किसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी?
इसीलिए क्या बैक्टीरिया की जनसंख्या ज्यादा है हमसे ना? यस। ये पेड़ पौधों की जनसंख्या ज्यादा की नहीं है? यस। वही फटाफट फटाफट अलग करके बना दे रहे हैं। किसकी जनसंख्या कम होगी अपेक्षाकृत धीमी होगी? तो सेक्सुअस की, लैंग्वेज की। यस। इसमें न्यून विविधता शामिल है। अब इस विविधता को बहुत अच्छे समझ लेना, यहाँ समझाता हूँ मैं। अब विविधता समझिए कि भैया यहाँ जो आपके बैक्टीरिया वगैरह बन रहा है, कोई छोटा मोटा पेड़ पौधा बन जा रहा है, कुछ अलग अलग जीव जंतु बन जा रहे हैं, तो ये क्या है ना, ये बहुत ज्यादा प्रकृति के प्रति सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन द सेंस, इसको भी 40 डिग्री के आसपास तापमान होगा तभी अपने आप को तोड़ के बनाएंगे। क्लियर होगी बात? अब जैसी गर्मी बढ़ा तो फट से मर गए। समझा गई बात ना? तुरंत मर गए ये, क्योंकि इनको गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होता। कोई ठंडे में पनपने वाला है जीव जंतु, बैक्टीरिया, जैसे ठंड नीचे गिरा वो मर गया। है कि नहीं है बात? यस। इसका मतलब ये बहुत न्यून विविधता है, इनके में विविधताएं नहीं है, बहुत कम विविधताएं हैं। और हमारे में इंसान गर्मी बढ़ा तो भी एसी लगा के घर के अंदर बैठ गए हैं, बाहर निकल जाना छाता लेकर के पानी गिर रहा है तो हमको, रेगिस्तान छोड़ रहे हैं तो भी हम जिंदा है, हिमालय में छोड़ रहे हैं तो भी हम जिंदा है, पानी के अंदर छोड़ तो भी हम जिंदा है। इसका मतलब हमारे में अडेप्टिबिलिटी ज्यादा है, हमारे में विविधताएं ज्यादा है, हम मौसम के साथ अनुकूल हो जाते हैं, मौसम को अडेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए हमारे में क्या होगी भैया? जैव विविधताएं ज्यादा होंगी। और इनके में क्या होगी? जैव विविधता कम। इसका मतलब ये वातावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होंगे और हम कम संवेदनशील। इनके में अडेप्टिबिलिटी, अनुकूलन कम होगा, हमारे में अडेप्टिबिलिटी, अनुकूलन अधिक होगा। अडेप्टिबिलिटी मतलब आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। ये नहीं ढाल पा रहे हैं इसलिए मर जा रहे हैं, हम ढाल लेते हैं इसलिए बच जा रहे हैं। अभी बताओ, अगर आज 40 डिग्री तापमान है, कल को 42 होगा, बैठे बैठे मर जाओगे क्या इंसान? नहीं ना। यस। पसीना छोड़ोगे भले, मरोगे क्या? नहीं मरोगे। यस। तो वही वाला बात है, क्योंकि आपके अंदर एडेप्टिबिलिटी ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? अंतर। आगे बढ़ते हैं, आइए फिर अंतर देखिए। इसमें जातियां पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है। आगे वही वाला बात ना, इसमें जो भी जातियां हैं वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसी हुआ, बहुत सारा बैक्टीरिया, जीव जंतु, पेड़ पौधे का प्रजाति नष्ट, दुनिया से गायब ही हो गया जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। और हम इंसान आज भी बने हुए हैं, बने हुए नहीं बने, भले कि हमारा प्रजनन क्षमता कम हो रहा है, इस पॉल्यूशन के कारण हमारी प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है, मगर आज हम बचे हुए तो है ना, इस मरे तो खत्म ही हो गए फट से। इसलिए भैया ये संवेदनशील होते हैं बहुत ज्यादा। हम प्रजातियां परिवर्तनशील वातावरण से साथ अनुकूलन कर सकती हैं, बदलते हुए वातावरण के साथ हम अनुकूल कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक हो गई बात ना? ठंडी हो गया तो स्वेटर पहन लिए, गर्मी आए तो स्वेटर उतार दिए। समझा की बात ना? हमारे पास सब चीज का फीचर है। वैसे ही इनमें 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 उत्क्रांति, इवोल्यूशन नहीं होती, और हमारे में उत्क्रांति, इवोल्यूशन होती है। जैसे भैया पहले एक बकरी थी, वहां पेड़ था, खाती थी। दिखा देते हैं क्या इसको बोलेंगे, आइए दिखा, देखिए, देख के बताइए आप लोग खुद। देखो, ठीक है भैया? हाँ ठीक। यहाँ भैया सब पेड़ वेड़ झाड़ी वाड़ी है, तो बकरी भैया जा रही है, वो ये खा रही है। ठीक हो गई बात? अब क्या हो गया, उस क्षेत्र में पेड़ इतने ऊंचे होने लग गए, तो बकरी तो भैया इसका मुंह यहीं तक पहुंच रहा है, खाने के लिए क्या करेगी? तो ऐसे से करेगी ना, ऐसे कर खींचेगी नहीं खींचेगी, पैर पे से खड़ी होगी तो पैर खींचाएगा, मुंडी खींचाएगा, तो फिर धीरे से इसका पैर लंबा होने लगेगा, गला लंबा होने लगेगा। ऐसे पेड़ और ऊंचा हो जाएगा तो क्या करेगी? और पैर लंबा होगा, और गला लंबा होगा, तो क्या बन गई बकरी से जिराफ? क्या बन गई? जिराफ। इसका मतलब हम क्या करते हैं सर? हम ही तो हैं जो इवोल्यूशन करते हैं। अरे कैसे सर? अरे आप सब वानर से इंसान बने हो कि नहीं बने हो? यस। तो वानर से इंसान वैसे ना, तो हम भैया अपने भी इवोल्यूशन करना जानते हैं। वातावरण के बदलते अनुरूप हम अपने आप को बदल करके एक नई पीढ़ी, एक नया जीन्स बनाना जानते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? मर जाते हैं बेचारे, है ना? क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हाँ, ऐसे याद रखना बेटा। तो इसमें उत्क्रांति, इवोल्यूशन नहीं होती है, कम होती है, और हमारे में इवोल्यूशन की क्षमता अधिक होती है। ठीक हो गई बातें? यस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है लैंगिक जनन का? अमीबा। क्या है इसका एग्जाम्पल? अमीबा, हाइड्रा, बहुत सारा है ना। वैसे हमारे में क्या है भैया? इंसान। क्लियर हो गई बातें? अब एक और बात बताइएगा, आपके पास में चार, देखिएगा कितना गलत तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, तो बताइएगा। मैं आप सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से जानवर कौन है? बताइएगा। ठीक हो गई बात ना? बताइएगा। शेर। ये चलिए, जानवर कौन नहीं है बताना है, ठीक है बात? क्वेश्चन ध्यान समझ लिए ना? जो ऑप्शन लिखो उसमें कौन सा जानवर नहीं है आपको बताना है। मैं लिख रहा हूं शेर, इंसान, कोयल लिख देते हैं, कोयल। ठीक है बात? लिखते हैं मछली। बताओ, बताओ आंसर। हाँ,
कोयल। आपका आंसर हो गया कोयल। और बताओ सपनम ना बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीखोगे ही तभी तो सीखोगे, तब तो पता चलेगा कि हम लोग कितने गलत दुनिया में जी रहे थे, वास्तविक ज्ञान से हम कितने दूर, तब तो पता चलता, तब तो आप जागरूक होंगे, अरे यार ये है सही बात। बताइए, हाँ चारों ही मार दें? ये पक्षी नहीं है, ये पक्षी है ना भाई। पक्षी को पक्षी बोलते हो, जानवर बोलते हो? मछली को मछली बोलते हो, क्या बोलते हो? सोच के बताओ। तुक्का नहीं, आपको जो लगता है वो बताइए पहले एक बार। भाई सर मेरे को ये लगता है। अरे बोलो, अरे बोल राधा बोल, बोलो। मछली, ठीक है, एक जन का मछली मार लेते हैं, चलो मछली जानवर नहीं है। और बोलो। चारों सेम काम करते हैं, खाना बनाना। वो तो पेड़ भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है, तो पेड़ लिख दो जानवर में? सोचिए और सोचिए, इसलिए मतलब सोचना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले हमको। अंडे देते हैं उनको ओवी पुरस कहा जाता है, ओवी पुरस। और जो सीधा बच्चा जनते हैं वो वीवी पुरस कहलाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंडे और बच्चे देने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बताओ, आसमान मुड़ रहे, पानी में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हम जब छोटे बच्चे थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे, लॉलीपॉप खाते थे, लाल चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, तो जब हम वैसे थे तब हम बच्चे थे ना, तो हमारे दिमाग पे बर्डन ना पड़े, सेल क्या है, कोशिका क्या है, टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। इसलिए हमको बताया कि ये पक्षी है, ये मछली है, रोहू मछली है, ये भैया इंसान इंसान है, शेर जानवर है, जानवर में जंगली जानवर है। जबकि सही बात कि सब के सब जानवर ही हैं, दे ऑल आर जानवर, दे ऑल आर एनिमल। सिर्फ यही क्यों, जितने भी भैया आप देख रहे हैं सब जानवर हैं, क्योंकि सब आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। एनिमल मतलब जानवर, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। समझ में आया बात ना? तो जो आप पढ़े हैं वो बच्चे थे, इसलिए आपको कम बर्डन देने के लिए ऐसे समझाया गया कि ये इस टाइप की चीज को मछली बोलते हैं। अब मछली जानवर देना तो बोलोगे कैसे लगेगा, ये रोहू जानवर दे तो वो ऐसे करके, है ना? मतलब वो सही रहे, रोहू जानवर ही है, ठीक है भैया। एक तो तोता जानवर देना, तो समझ रहे हो बात? हाँ, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा वहां पे। तो याद रखिएगा, अब आप साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, तो याद रखना जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं सब क्या है, जानवर है। तो जीव जंतु जितने हैं वो क्या है, जानवर है। अब ये प्लांट क्या है, तो प्लांट प्लांट है, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम है। एक जंतु जगत और क्या है, पादप जगत है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो पादप जगत में सब, अब आपको दिख रहा है, कोई तालाब के ऊपर देखेंगे आपकी हरा हरा कुछ सवाल पड़ा है, उसके पास ना पत्ती है, ना शाखा है, ना फूल है, ना टहनी है, मगर फिर भी प्लांट किंगडम का हिस्सा है। क्लियर हो गई बात ना? यस। और एक बड़ा सा पेड़ है वो प्लांट किंगडम, एक छोटा सा घास है प्लांट किंगडम। तो जितना दिख रहा है आपको, जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जो अपना भोजन बना रहा है, इस तरह जो भी ये क्वालिटीज है, सब कौन है भैया, प्लांट किंगडम है। सब प्लांट के अंदर आएंगे, सब पेड़ पौधे हैं। ठीक हो गई बात ना? यस। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया बताइए, असेक्सुअल के एग्जांपल कौन हो गया, अमीबा हो गया। सेक्सुअल कौन हो गए, ह्यूमन हो गए, सारे जानवर वाले हो गए। अब आते हैं अलैंगिक जनन, जिसको हमको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में था। तो अलैंगिक जनन को बेटा कितने से बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6, कितने से में 6। तो अलैंगिक जनन के अंदर कितने प्रकार का जनन होता है, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन लेगा, इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। यही 6 में से कुछ अलग नाम डाल के दे देगा, ये इनमें से कौन से अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसी 6 में से ऑप्शन देखना होगा। तो क्या क्या होता है पहले देखिए। तो पहला क्या है बताइए भैया, विखंडन या फिजन। क्या है पहला, विखंडन या फिजन। क्या है पहला, तो फिजन याद रखना है, फिजन, ठीक है। मगर यहां भी विखंडन ही देखने मिलेगा हिंदी में, मगर रियल में है क्या ये, फ्रैगमेंटेशन। क्या है ये, फ्रैगमेंटेशन। तो फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन, क्या क्या है, फिजन एंड फ्रैगमेंटेशन, क्या क्या है। तो अलैंगिक जनन की एक विधि क्या है, फिजन। दूसरा विधि क्या है, फ्रैगमेंटेशन। आगे बढ़िए। तीसरा क्या है, बडिंग या मुकुलन। क्या तीसरा, बडिंग या मुकुलन। चौथा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण। क्या है, बडिंग, मुकुलन या स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं, बडिंग, मुकुलन या स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु। अगला क्या है, रीजनरेशन। अगला क्या है, रीजनरेशन। और इधर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगला क्या है इधर, वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
तो पहले बताओ 6 में क्या क्या आएगा, पहले क्या आएगा, फिजन फ्रेगमेंटेशन, पहला क्या आएगा, फिजन फ्रेगमेंटेशन, फिर क्या आएगा, बडिंग, क्या आएगा पहले, बडिंग, क्या रहा फिर, बडिंग, उधर क्या रहा बताओ फिर, स्पोर फॉर्मेशन, क्या, स्पोर फॉर्मेशन, तो पहले बोलो फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फिर रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, अरे वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल्स, है ना, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक हो गई बात। हल्का हल्का समझा देता हूँ आपको, पहले ऊपर पे समझा रहा हूँ, फिर एक एक के अंदर हम घुसेंगे, ठीक, ताकि ऊपर ऊपर 6 बार आपको क्लियर हो जाए। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोल रहा है, वेजिटेटिव मतलब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे का कोई भी एक ऐसा हिस्सा ले लो जिससे नया पेड़ पौधा आप बना सको, तो वो सब किस में आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। पेड़ का कौन कौन से हिस्सा ऐसा है जिससे आप डबल पेड़ बना सकते हो, तो क्या पेड़ का तना, कलम काट के गुलाब का नया गुलाब लगा दे तो नया गुलाब पेड़ लग जाता है, यस, तो तना। अब बताओ पेड़ के और किस हिस्से से नया पेड़ बना सकते हो, तना तो मैं बता दिया, गुलाब बोला, कलम वाला, पत्ती से भी बनता है, याद रखना, और एक और निगम है, पत्थर चट्टा, हाँ ठीक है, और पत्थर चट्टा बहुत अच्छा पत्ता है, सबके सब घर में लगाना पेड़, हर सुबह उठ करके एक तो खा लेना, पेट का बीमारी, पथरी उथरी सब खत्म कर देगा वो, हाँ, हमारे संस्कृति में बहुत सारी चीजें जगह आना। और बताओ और चीज, पहले हो गया तना आना, तना वाना, तना वाना, तना वाना, जिसे कलम वलम देखते हैं गुलाब का, दूसरा पत्ता 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 हो गया, तीसरा बीज नहीं, वो तो है, बीज बीज लगा के तो सब उगा लेंगे, फ्लावर भी नहीं, और बोलिए, फ्लावर वाला तो आ जाएगा, वो तो भैया आपका फ्लावर में क्या होता है, जिसमें फ्लावर होता है जिस पेड़ में, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अलैंगिक जनन चल रहा है, उसमें मेल फीमेल होता है, स्टाइमन स्टिग्मा, याद है ना, स्टाइलस, इसलिए सोच के। अगला है रूट, जड़, तो नीचे जो जमीन के अंदर है जड़, जमीन के बाहर तना, तना में उगता पत्ती, अब याद रहेगा ना, जमीन के अंदर जड़, जड़ से नया पेड़ बनेगा, जमीन के ऊपर तना, तना से भी अगला पेड़ बनेगा, और तना में उगा हुआ पत्ता, पत्ता से भी नया पेड़ बनेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सारे आपका रिप्रोडक्शन आ जाएंगे, सारे नए निर्माण आ जाएंगे, जो किससे हो रहे हैं भैया, तना से, जड़ से, पत्ते से, क्लियर हो गई बात। तो क्या एक ठो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। रीजनरेशन पुनर्जन्म में क्या होगा, तो मान लो कि भैया ऐसा कोई है, अब इसका नाम नहीं बोलूंगा मैंने बोलूंगा प्लेनेरिया है, मैंने बोलूंगा क्या है ना, ऐसा कोई जीव है भैया, मैं इसको क्या किया, यहां से एक चाकू मार के काट दिया खचाक, यहां चाकू मार काट दिया खचाक, अब इसके 3 हिस्से हो गए, नीचे वाला, बीच वाला, अब भैया ऊपर ऊपर वाला, ठीक हो गई बात ना। तो ये इस टाइप के जीव में क्या प्रॉपर्टी होता है कि अपने नीचे वाले हिस्से से फिर से पूरा एक हिस्सा बना लेगा ऐसा करके, बीच से नीचे बना लेगा और ऊपर भैया फिर इसके ऊपर बना लेगा अपने, वही पूरा नीचे कैसे विकसित कर लेगा, तो क्या कर, रीजनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रीजनरेट, पुनर्जन्म, जैसे मछली के पूंछ में होता है, फिर से नया पूंछ बना देती है काट के अलग होने के बाद, है ना, यस। तो ये क्या है, पुनर्जनन या रीजनरेशन, हालांकि उसका तो पूंछ बनना रीजनरेशन का हिस्सा, मगर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी, तो यहाँ अलग पर चीज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे समझ में आ गया ना, यहाँ कैसे होगा जनरेट, ऐसा होगा जनरेट, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये हो गया क्लियर। अगला आते हैं बडिंग या मुकुलन, ये हाइड्रा वाला बताया था कि हाइड्रा है ना, हाइड्रा भैया यहाँ निकालेगा छोटा सा, इसको बड़ा करेगा, बड़ा करेगा, फिर इसको बगल में गिरा देगा और फिर खुद से एक ठो बन जाएगा। तो ये कौन है, छोटी सी बडिंग मतलब होता है एक छोटा सा बड का निर्माण करना, छोटी सी कली जैसा निर्माण करना, ठीक हो गई बात ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बडिंग या मुकुलन, क्लियर हो गई बात। ये अपने में से एक छोटा सा हिस्सा बना उसको बड़ा करते जाएगा, लास्ट में गिरा देगा, वो बड़ा हो जाएगा, क्लियर हो गई बात, बडिंग या मुकुलन, ये हम समझ गए। अगला है बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण समझिएगा कि भैया इसको खासकर फंगस में देखते हैं, किसमें देखते हैं, फंगस में, ऐसे एक बॉल जैसी संरचना है, जो बॉल जैसी संरचना भी नॉर्मल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, बॉल जैसी संरचना के अंदर से बहुत सारे बीज हैं, क्या है, बहुत सारे बीज, इसलिए पूरा बीज आड़ू, क्या है, बीज वाले अड़ू, क्या है, बीज वाले अड़ू, फिर इसका बाहर वाला बॉल फूट जाता है और इसके अंदर के सारे बीज क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और फैल के फिर नया नया एक बना लेते हैं। इसलिए देखिए क्या आपके घर में जो खाना पीना होता है उसमें फंगस लगता है, भड़बड़ तेजी से फैलता है कि नहीं, फंगस तेजी से फंगस फैल जाता है कि नहीं, फैल जाता है, और फंगस लगता है, देखियो कभी खाना जो सड़ गया उसमें लगता है सफेद सफेद टाइप का कुछ फंगस, हरा हरा टाइप का, काला काला टाइप का, यस। तो फंगस उसमें कैसे निर्माण होगा, फंगस में, फंगस किस विधि से निर्माण प्रजनन करता है, तो क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मन यही बीज के अणु, इससे फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर हो गई बात, ये उसका क्लियर हो गया। अगला है फ्रेगमेंटेशन, क्या अगला, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन, ये दोनों को कंफ्यूज करेगा, इसलिए पहले
फ्रेगमेंटेशन भैया यूनिसेलुलर, क्या है ये? यूनिसेलुलर है। और जब ये क्या है आपकी, आपका फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर है, बहुकोश की है। ठीक, जैसे इसमें एक आपको देखने मिलेगा, नाम अभी बताएंगे, आप चित्र ध्यान बैठाओ, 1 2 3, इसके अंदर अलग सेल, इसके अंदर अलग सेल, इसके अंदर अलग सेल, 4 सेल हैं। ये पानी में पाए जाने वाली एक चीज है, अगर कोई जानते हो तो बताओ इसका नाम क्या है। मैं आपको कहानी बस सुना दे रहा हूँ। पानी के अंदर पाया जाता था, पानी का जैसी लहर वहर पड़ा तो ये बीच से टूट गया। ठीक है, टूट गया, और फिर ये ऑटोमेटिक ऐसे 4 बना लिया, ये फिर ऑटोमेटिक ऐसे करके 4 बना लिया। समझ में आ गया बात? देखिए अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट करके भैया नया बनाना, क्या फ्रेगमेंट में टूट के नया बना लिया। ठीक हो गई बात ना? तो अधिक सर ये मल्टी सेल है, उसमें सर कोई भी सेल टूट रहा है तो भैया ये इसका एक सिंगल सेल टूट के नया नहीं बना रहा है ना? हाँ, ये फ्रेगमेंटेशन। जबकि यहाँ पे आते हैं कौन? अमीबा। कौन आती है? अमीबा, जो अकेले सिंगल सेल है, यही अपने में से भैया ऐसे करके पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी, फिर उससे भैया ऑटोमेटिक 2 ठो आपका बना करके अमीबा ला देगी। क्लियर हो गई बात? इसमें अमीबा, पैरामीशियम, आपका जीवा, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात ना? ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, फ्यूजन के अंदर। तो क्या समझ में, एक बार ऊपर ऊपर सब समझ में आ गया ना? ठीक है, अब बता दो अगर वेजिटेटिव के अंदर कौन कौन आएगा, तो जड़, तना और पत्ती। इसके अंदर कौन आएगा? जो खुद को रिजनरेट कर सके, कहीं से काट दो तो इसके अंदर बॉडी बना करके निर्माण करेगा, हाइड्रा आ जाता है। इसके अंदर फंगस आ जाता है, जो भैया बहुत सारे बीज रखता है बॉल के अंदर, फटता है, फिर उससे बीज निकल के फैल जाता है, फंगस हो गया। इसके अंदर क्या होगा? अलग अलग सेल होंगे, एक ही सेल से नहीं, अलग अलग सेल उसमें से बन के निर्माण हो जाएगा। और यहाँ सिंगल सेल होगा, इससे बन के निर्माण होगा। ठीक हो गई बात? अब सिंगल सेल को और इधर आओ, इसमें एक हिस्सा है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला है द्विअंगी, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है बात ना? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, और एक है बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। तो फिजन कितने हिस्से में पढ़ना है आपको? 2 हिस्से में। फिजन के अंदर पहला हिस्सा क्या है? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन, द्विविखंडन और बहुविखंडन। क्लियर हो गया बात क्या? तो चलिए, जब आप समझ 6 का नाम पढ़ लिए हैं तब 6 को बताइए। पहला क्या है भैया इसमें? पहला क्या है? फिजन। दूसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है? बडिंग। चौथा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। 5वां क्या है? 6वां क्या है? अब सुनना गया ना? हाँ, अब चलते हैं। अब इसके पहले से हम चलेंगे करके, हम एक कदम बढ़ेंगे फूक फूक करके भैया, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कहीं भी ढीला ना हो। तो हम विखंडन पढ़ेंगे, फिजन पढ़ेंगे। फिजन में पहले कौन सा फिजन पढ़ेंगे? बाइनरी फिजन। तो अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका पहला हिस्सा था फिजन। फिजन के 2 हिस्से थे, बाइनरी एंड मल्टीपल। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? बाइनरी, फिर क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल। क्लियर हो गई बात ना? तब हमारा खत्म होगा क्या? फिजन। ठीक, अब देखते हैं फिजन। तो आपको देखिए दिखा रहे हैं, ये पेरेंट सेल अमीबा है। कौन है ये? अमीबा। कौन है ये? अमीबा। अमीबा देखिए, सबसे पहले अमीबा में क्वेश्चन पूछा, अमीबा में सबसे पहले क्या चीज डिवाइड होता है? तो न्यूक्लियस। क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। नाभिक डिवाइड हो गया उसका। क्लियर हो गई बात ना? यस, नाभिक डिवाइड होने के बाद दिखा, जब नाभिक डिवाइड होती तब भी अपना शरीर 2 अलग हिस्से में खींच के तोड़ता है और उससे 2 डॉटर सेल बना लेता है। तो पहले पेरेंट सेल, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, जो ब्लू वाला है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य होता है ना, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो पहले क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तब जाके बेबी बनता है। तो सीक्वेंस जमाने देगा तो क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल, न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड 2 वाटर फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात ना? तो अमीबा ऐसे भैया निर्माण करता है। ठीक हो गई बात? अमीबा तो इतने छोटे खुली आंख से दिखेंगे नहीं, हाँ याद रखिएगा। तो ये एक कोशिका को 2 में विभाजन या विभंजन करता है, डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ 1 सेल इनटू 2। एग्जांपल कौन कौन आते हैं? तो पूछेगा बाइनरी फिजन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के बाइनरी फिजन, द्विविखंडन के एग्जांपल कौन कौन है? तो क्या बोलेंगे? पहले अमीबा, दूसरा कौन है? पैरामीशियम, तीसरा कौन है? यूग्लिना, और एक तो कौन है? बैक्टीरिया, और एक तो कौन है? बैक्टीरिया या जीवाणु। याद रखना है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो कौन कौन आता है बताइए बाइनरी फिजन के एग्जांपल में? अमीबा, पेरमिस्ट्रम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। ठीक है, और भी आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस भी इसी में आता है। तो याद रखना है, इसके एग्जांपल ही पूछेगा आपसे। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा भाई बताइए कि अमीबा किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ऐसे लिख के आपको दे देगा एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन हो गया। ये तो पूछेगा बताइए कि भाई बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन कौन कौन करता है? अमीबा, पैरामीशियम, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, इनमें से सभी, या इसको हटा करके दे देगा।
समझ में आ गया बात ना? इसका मतलब कुल मिला के इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। इसलिए इसमें आप एक काम कर रहे हैं, इसका अलग से बस इसी को बोलूंगा मैं, इसमें बाइनरी फिजन लिखना और जितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ना गूगल में सर्च करके सब लिख देना। आप पूरा टेबल बनाना 6 का, ये वाला सॉलिड रिप्रोडक्शन, उसके जितने एग्जाम्पल लिख देना, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आएगा। तो मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जितना है भैया मिल रहा है गूगल से सब लिख के रख दो। सुनना की बात ना, ताकि कल के डेट में आपसे ना छूटे, ये आपको बाकी से बहुत आगे ले जाएगा। ठीक हो गई बात? यस। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फिजन बहुविखंडन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लाज्मोडियम, इसमें मल्टीपल क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल क्या क्या है, प्लाज्मोडियम और एल्गी। एल्गी बोल तो शैवाल, शैवाल बोल तो पड़े नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी। अब ये होता है क्या सर, कभी कभी आप घूमने निकले होंगे, फिरने निकले होंगे, कोई तरिया तालाब देखे होंगे, तरिया तालाब के ऊपर कहीं हरा हरा ऐसा छाया रहता है, हाँ बेटा वो शैवाल है, उसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। कोई तालाब आप कभी चल जाओ, कोई झील आप कभी चल जाओ, वहां लाल कलर का पूरा पानी दिख रहा है, तो पानी का लाल कलर के पीछे भी रेड एल्गी होता है। सुना गई बात ना? हाँ, बताओ महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये उसका कलर बदलता है, पिंक हो जाता है, इन्हीं शैवालों के कारण? जो जान रहे हो? चलो एक और कर, महाराष्ट्र एक क्षेत्र में बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था, उससे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, वहां जो पानी भर गया वो पानी अपना कलर चेंज करता है। अभी भी नहीं पता? हाँ हाँ, लाल कलर नहीं, कलर तो चेंज करता है, पिंक पिंक होता है अपना कलर, मगर मुद्दा है कि उसका नाम क्या है। चलो जियोग्राफी में देखेंगे फिर। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया बात ना? इसके एग्जांपल क्या है, मल्टीपल फिजन के एग्जांपल क्या क्या है, तो प्लाज्मोडियम और एल्गी। क्या क्या है? प्लाज्मोडियम और एल्गी। तो जो आगे एग्जैक्ट्रा लिखा है, आपको एग्जैक्ट्रम नहीं, आपको पूरा लिस्ट बनाना है। क्लियर हो गई बात ना? तो यार फिलहाल ये जो टॉप सबसे ज्यादा पूछेंगे उसको मैं यही दे दे रहा हूँ, यहीं से देखने मिल जाएगा, मगर आप फिर भी एडवांस में काम कर लो। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो इसमें क्या क्या रहा है, प्लाज्मोडियम और एल्गी। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, फिर देखिए न्यूक्लियस का दिख रहा है पूरा अलग अलग, मैनी न्यूक्लियाई कंटेंट इन सिस्ट, दिख रहा है बहुत सारे न्यूक्लियाई बन रहे, दिख रहा है ना? यस। फिर लास्ट में सिस्ट जो भैया देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सिस्ट ब्रेक्स, इसका जो बाहर का कवर ब्रेक हो गया, फट गया, दिख रहा है, फट गया, और इसके अंदर का जितना न्यूक्लियाई था सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज। अब जितने निकले अलग अलग फिर से उतना सारा बना देंगे। सुनना के बात? तो बताइए अकेले अकेले कितना सारा बेबी बना दिया, दिख रहा है ना बात? यस। ये क्या है? बहुविखंडन। क्या है? बहुविखंडन, बहुत सारा बना दिया सर, बहुत सारा बना दिया, मल्टीपल बना दिया अपने जैसे, इसलिए क्या कहला रहा है ये? बहुविखंडन। तो ऐसे कौन करता है? प्लाज्मोडियम एंड एल्गी। कौन करता है? इसलिए तालाब में जो हरा हरा रहेगा एक साल पहले थोड़ा सा दिखेगा, दूसरे साल पूरा तालाब को घेर देता है। दिख रहा है कि एक ही साथ बहुत सारा बना दिया, दिख रहा है ना? यस। तो कौन कौन इसका एग्जाम्पल बताइए, तो प्लाज्मोडियम एंड एल्गी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अलैंगिक जनन हो, अगला क्या देखेंगे? बडिंग। बडिंग का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। ह से हरा कलर, ह से हाइड्रा। क्लियर हो गई बात ना? तो बडिंग का फेमस एग्जांपल क्या है? ह से हाइड्रा। बाकी और भी बहुत सारे हैं, यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा मैं, ट्रिक के अंदर से कौन फैक्टर पकड़ने वाला बताऊंगा, उसको यही पकड़ लेना। देखिए ये आपका हाइड्रा है, पहले छोटा सा कली बनाया, उस कली को बोलते हैं बड। बड फिर देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर पूरा अपने से बड बना लिया, दिख रहा है? इसके जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। ये पूरा बनाया, फिर इसको लास्ट में काट के गिरा देगा, और गिर के फिर खड़ा हो जाएगा, फिर वो बन जाएगा पापा। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। तो मुकुलन में जनक जीवन के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है, यानी कि बड के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। तो भैया बडिंग से कौन कौन प्रजनन करते हैं? तो हाइड्रा। कौन कौन करते हैं? हाइड्रा। और कौन करता है? यीस्ट। और कौन करता है? कोरल्स। और कौन करता है? फ्लैट वॉर्म्स, चपटी कृमि। फिर कौन करता है? जेलीफिश। फिर कौन करता है? सी एनिमोन्स। अब बताओ जेलीफिश इज अ फिश और नॉट? क्या जेलीफिश मछली है? नहीं है मछली, याद रखना। ठीक है, जेलीफिश का नाम भले फिश है मगर मछली में नहीं आता, फिश में नहीं आता। तो किस वर्ग में आता है हम पढ़ेंगे आगे, है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल देता है, इसमें कौन सी फिश नहीं है पूछता है, उसमें ये रहता है स्टार फिश, जेली फिश, जिसका नाम में फिश वही डालता है, और सब उसमें एग्जाम को क्वेश्चन सबके सब टाइम टाइम फिश फिश हो जाते हैं पूरा। समझ गया बात ना? तो आपको टाइम टाइम फिश फिश नहीं होना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको देखेंगे, जीवों का वर्गीकरण में। ठीक है, वो भी एक थोड़ा सा आपको हट के टॉपिक लगेगा, उसको भी नॉर्मल नॉलेज नहीं होता है लोगों को, है ना? हाँ, और उसको हम पढ़ेंगे। आइए, तो पहला क्या हो गया? हाइड्रा। बडिंग वाले में बताइए, बडिंग कौन कौन करता है प्रजनन? तो हाइड्रा, यीस्ट, कोरल्स, फ्लैटवर्म, जेलीफिश, एनिमोल्स। अभी कभी याद करो, चलो बताओ पहला कौन है? हाइड्रा, यीस्ट, बोलो बोलो, कोरल्स,
जेलीफिश बोले ना अभी, जेलीफिश, फ्लैटवर्म्स और सी एनिमोन्स। क्या है सी एनिमोन्स, क्या पता है आपको? सी एनिमोन्स, समुद्र के अंदर कभी आप जाओगे तो ऐसे कांटा कांटे से उसका बाल रहेगा, बाल जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, समझ में आएगा बात, उसको सी एनिमोन्स बोलते हैं। पर समुद्र के अंदर उस कांटा कांटे से गोल जैसे बॉल जैसे दिखे ना, कांटा कैसे निकलेगा, वो सी एनिमोन्स है। सी एनिमोन्स से बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारा सामान बनाया जाता है, समझ में आ गया बात? यस, वो है सी एनिमोन्स। गूगल करके कभी देख लेना फोटो। हाँ यार, अब यहाँ बताओ कि यहाँ कोई कुछ अलग नाम दिख रहा है कि इसमें कुछ ऐसा नाम जो आप पहले देखे हो? इधर देखो इधर, इसमें से कोई ऐसा नाम है कि जो आप पहले देखे हो? यीस्ट। तो यीस्ट किस किस तरीके से भैया कर रहा है रिप्रोडक्शन? एक तो बडिंग से, और दूसरा किससे कर रहा है? हम्म, अरे, और दूसरा किससे कर रहा है? कहाँ गया यीस्ट यार, कहाँ गया यीस्ट, कहाँ भाग गया यीस्ट? यीस्ट। तो जो यीस्ट है ना, अच्छा आ गया जाएगा, यीस्ट जो है ना, ये दो दो तरीके से भैया प्रजनन करता है, दो तरीके तीन तरीके, मतलब भैया ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से करेगा, मतलब कोई अगर एक नाम दो तीन जगह आ गया तो कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्लियर हो गई बात ना? मन यीस्ट एक कौन से तरीके से कर रहा है? बडिंग से तो कर ही रहा है, मगर आगे और यीस्ट देखोगे तो कुछ यीस्ट बडिंग से करते हैं, कुछ यीस्ट उस तरीके से करते हैं, क्लियर हो गई बात ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना, पहले ही टोक रहा, वैसे कुछ और नाम दिखेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना। आ जाइए, आ जाइए। एलगी देखे थे कहीं? एलगी कहीं पढ़े थे ऊपर में? किसमें पढ़े थे एलगी, बताओ? किसमें पढ़े थे एलगी अभी? किसमें पढ़े थे एलगी? मल्टीपल फिजन में। तो एलगी कहाँ है? मल्टीपल फिजन से भी करते हैं, और किससे करते हैं भैया? अभी पढ़े आप, अभी दिखाया मैं। और कहाँ दिख रहे हैं? अलगी। एलगी किससे और कर रहे हैं भैया? स्पोर फॉर्मेशन से। तो याद रहेगा ना, एलगी किस किस तरीके से करते हैं? तो मल्टीपल फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। तो जैसे कॉमन है, जो दो तीन तरीके से कर रहे हैं उसको अलग से लिख लेना, जो लिस्ट बनाओ उसमें अलग से लिख लेना कि ये तरीके से करता है, ये तरीके से करता है, क्लियर हो गई बात? ताकि पूछे तो आपको ध्यान रहे, ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण से मेनली कौन करते हैं भैया? तो फंगस या कवक। कौन करते हैं? फंगस या कवक। देखिए इसमें इस मेन एग्जांपल कौन है? बीजाणु निर्माण पौधों में छोटे बीजाणु का निर्माण करके और उनके माध्यम से प्रचारित करके एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया है। ऐसे भैया बॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसको जड़ को बोलते हैं हाइफा। क्या बोल रहे हैं? हाइफा। तो ये फंगस है, जो आपको दिखता है सफेद सफेद, उसके स्ट्रक्चर ऐसे जब आप जूम करके देखोगे तो ऐसे स्पोरेंजियम के अंदर क्या रहता है? स्पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पोर्स। स्पोरेंजियम टूटता है, अंदर के जो स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, बाहर बिखर जाएंगे और फिर भैया नए नए फंगस बना देंगे। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो इसका मेन एग्जाम्पल कौन है? राइजोपस। कौन है ऐसे करने वाला? राइजोपस। फिर कौन है? मोजेस। फिर कौन है? लिवरवॉर्थ। क्या है? लिवरवॉर्थ। फिर कौन है? ग्रीन एल्गी। कौन है? ग्रीन एल्गी। ठीक हो गई बात ना? यस, ये सब एग्जांपल याद होनी चाहिए कंठस्थ। फिर बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नॉर्मल इसको हम बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वाला टॉपिक याद करना पड़ेगा और मेहनत करके कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गई बात ना? दो क्वेश्चन आएगा तो एक यहीं से दिखेगा आपको, बायोलॉजी में चार आ रहा तो एक यहीं से दिखेगा, इससे और आपका ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक हो गई बात ना? इसलिए इसको याद रखना। राइजोपस किससे कर रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। मोसेस किससे कर रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। लाइवर्ट्स किससे कर रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। ग्रीन एल्गी किससे कर रहा है? हरित सवाल। स्पोर फॉर्मेशन। आइए अगला, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। अब विखंडन देखिए, विखंडन देखिए आपको बताया था, कुछ चार्ट वैसा बनाया था, हमें याद है? तो सर इसमें चार है, बीच में से अगर पानी वानी पड़ गया तो भैया इसका जो एग्जाम्पल आप मेनली देखें, कहाँ गया भाई हमारा? तो हम्म, ये स्पाइरोगायरा है, ये जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा जो है बाबू ऐसे रहता है, ये पानी के अंदर। ये क्लियर हो गई बात है? जैसे पानी की लहर पड़ी तो बीच से टूट गया दो दो हिस्से में, फिर इधर एक बना लिया, इधर बना, फिर से नया बना लिया, फिर इधर इधर बना के अलग बना लिया। क्लियर हो गई बात? तो देखिए क्या अमीबा से अलग है कि नहीं? अमीबा अकेले ही था, न्यूक्लियस डिवाइड करके भैया दो बना रहा था, क्या इसका न्यूक्लियस बटा? क्या नहीं बटा, न्यूक्लियस तो ऐसी था, मर्फी बनाया कि नहीं बनाया नया? इसलिए भैया अमीबा से फिजन से अलग है फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया बात ना? यस, ध्यान रखेंगे। तो इसका एग्जांपल कौन कौन है फेमस है सबसे ज्यादा? इसका स्पाइरोगायरा। एग्जाम में यही पूछता है इस वाले में, मगर पढ़ना आपको सब है और लिखना भी एक्स्ट्रा है। ठीक, जो मैं दिया हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो भूल ही नहीं सकते आप, पर एक्स्ट्रा भी लिख लेना। ठीक, हाँ। तो भैया फ्रेगमेंटेशन से कौन कौन करता है भाई प्रजनन? तो हाइड्रा एंड स्पाइरोगायरा। कौन करता है? हाइड्रा एंड स्पाइरोगायरा। हाइड्रा किससे कर रहा था? बडिंगिया मुकुलन से। किसे करता? बडिंगिया मुकुलन से। और किससे कर रहा है? फ्रैगमेंटेशन से। किसे कर रहा है? फ्रैगमेंटेशन से। यस, आइए
अगला आ गया भैया आपका रीजनरेशन, पुनर्जन्म। इसके अंदर आप जो देखेंगे प्लेनेरिया, मैंने बोलता है कौन, प्लेनेरिया कौन है ये, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे ऐसा ट्रायंगल वाला, प्लेनेरिया, क्या नाम है इसका, प्लेन एरिया, या तीर जैसे है भैया प्लेन एरिया करके, है ना। और तीर किसको मारो तो आदमी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, जैसे काट के फिर से बन जा रहा है। तो प्लेनेरिया तीर जैसा जो है, इसको 3 हिस्से में काट दिया तो इसके मुंडी से पूरा नीचे बन गया, देखिए इसका बीच के हिस्से से ऊपर नीचे बन गया और इसके नीचे हिस्से से पूरा ऊपर बन गया, दिख रहा है। तो ये रीजनरेट कर रहा था, क्या करता है, रीजनरेट। तो सोचो इसको तो मारना संभव है सर, अब काट रहे चाकू से और बनते जा रहा, बनते जा रहा, बनते जा रहा, समझ रहे हो। तो ये भैया कौन है, यही है रक्त बीज। तो वर्तमान का रक्त बीज कौन है, प्लेनेरिया, कौन है, प्लेनेरिया, याद रखना। तो इस प्लेनेरिया किससे करता है, तो पुनर्जनन या रीजनरेशन से। क्षतिग्रस्त या शेष बचे अंग भाग के ऊतक से जीवांग का पुनर्विकास, इसमें विशेष पुनर्योजित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें रीजनरेटिव सेल पाए जाते हैं, रीजनरेटिव सेल पाए जाते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल कौन है, प्लेनेरिया, कौन है, प्लेनेरिया। ठीक, तो भैया प्लेनेरिया किससे करता है, रीजनरेशन से, पुनर्जनन से। आगे बढ़ते हैं, आप पता भैया वानस्पतिक प्रोपागेशन, सिंपल सी बात, देखिए आलू है, आलू आलू जमीन में गाड़ दिया, आलू से देखिए अलग अलग निकल रहा है ना। तो उससे आलू भैया नया नया पेड़ निकल गया, तो दिखा रहा है आलू, क्योंकि आलू भैया किसका एग्जाम्पल बताओ, अब इसके बता दो। आलू तना है, जड़ है, क्या है, ये होमवर्क है आपका, कल आपको बता के लाना है, ठीक है। वो उसका स्टेम है या रूट है, कल गूगल करके आना बताना। आलू रूट है या स्टेम है, रूट है, ठीक है। तो रूट से बन गया एक तो, यस, तना वाला कलम गुलाब का तो बन जाता है, और पत्ती वाला भी होता है। आइए देखिए, तो वानस्पतिक जनन में कोई वनस्पति का भाग किस किस से, जड़ से, तना से अथवा पत्ती से नए पेड़ की उत्पत्ति करता है और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है, वो सब कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें कौन कौन आता है, कसावा, कौन आता है, स्वीट पोटैटो, यानी कि भैया आपको कौन हो गया, शकरकंद, फिर कौन आता है, सुगर केन, गन्ना, फिर कौन आता है, पाइनएप्पल, फिर कौन आता है, बनाना, फिर कौन आता है, ओनियन। ठीक हो गई बात ना, यस। अब आगे अलैंगिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देख लीजिए, एक है प्राकृतिक नेचुरल और एक हो गया कृत्रिम। ये प्राकृतिक कौन कौन कैसे करता है, कृत्रिम तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो कृत्रिम आप ऐसे करते हैं ना, कलम काट के लगाना, यस। तो कटिंग के थ्रू ये पूछेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, क्या क्या बोल रहे हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, ये क्या है, कृत्रिम मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। ठीक हो गई बातें, यस। कैसे हल कर रहे हैं, प्राकृतिक नेचुरल देखते हैं। जड़ों, भूमिगत तनों, इसमें क्या होता है, जड़ से निकल जाता है पेड़, भूमिगत तनों से निकलता है, सब एरियल तना से, एरियल शूट से, पत्तियों से और बल्बी बल्स से माध्यम से इसमें से पेड़ निकलता है। ठीक, जिसमें आपको दिखा रहा है यहाँ पे आलू को दिखा दिया गया उगते हुए। आइए अब मानव जनन पढ़ेंगे, तो अब आपको कल हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, जिसमें हम मानव जनन को मेन रूप से देखेंगे। तो जैसे मानव जनन है वैसे शेर में, हाथी में, बाघ में, कुकुर में, बिलाई में, सब में है, तो आप सब समझ जाओगे एक साथ। क्लियर हो गई बात ना। तो हमारा अलैंगिक जनन होता है समाप्त। आज के आज इस 6 जो टॉपिक है पीडीएफ में डाल दूंगा, ये 6 टॉपिक अपने कॉपी में लिखना, उसमें से सबके एग्जाम्पल का लिस्ट बना लेना, टेबल ही बना के लिख लेना, और इसमें जो कॉमन आते हैं जहाँ जहाँ पे, उनको भी अलग से लिख करके रख लेना। ठीक हो गई बात। यूग्लिना आता है 2-3 जगह में, एल्गी आता है 2-3 जगह में, ये सब देख के रखना। ठीक, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा।